हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 शताब्दी से लेकर 1750 शताब्दी तक। ये जो है सेकेंड सेमेस्टर है, बीए फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। लेकिन ये बीए के साथ +2 के लिए भी है, जो जिनका टॉपिक है शिवाजी, ठीक है, तो राइजिंग ऑफ द मराठा, जो जिनको मराठे का जो राइजिंग के चैप्टर है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या शिवाजी के प्रशासन हो या शिवाजी के युद्ध, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका ये टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आपको टॉपिक समझना है तो इस क्लास से क्या अर्थ रहता है, ठीक है। लेकिन एक बात जो है, इनको जो चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। ये विचार भी है और आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी रहेगा। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मेरे भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसान तरीके से पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे थे, अगर आपको अच्छा लगा, दोबारा आप चाहोगे कि तिरपान स्टडी सेंटर में मैं एंट्री करूं, तो आप जब तिरपान लिखोगे तो वह तिरपस कर देगा, ठीक है। अगर पूरा नाम ना रहा तो आप शायद दोबारा मेरे चैनल पे आ नहीं पाओगे। तो सब्सक्राइब कर लेने में फ़ायदा है। और सब्सक्राइब करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो आपके लिए हर तरह के सुख सुविधाएं यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के रिगार्डिंग तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा अग्रसर रहता है। और ये आपके लिए फ़ायदा इसलिए भी होगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का, 11th का, 12th का, तो इनके लिए भी आने वाले टाइम में हमने ऐसे ऐसे काम करने हैं जो इनके फ़ायदे में रहेगा, और ये काफ़ी अच्छा भी उनके लिए रहेगा, ठीक है। और साथ में जो बच्चे NIOS बोर्ड से कर रहे हैं, 10th +2 कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें जो है अवसर का भरमार है, हर तरह की समझ है। प्लस BA फर्स्ट ईयर से लेके जो है 3rd ईयर तक, यानी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक आपको अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि 6th सेमेस्टर के जो है और 4th सेमेस्टर के भी इसमें जो टॉपिक मेरे जो है वीडियो में मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए ही होगा और आपके लिए बहुत ही सुविधा दी जाएगी। तो अभी जो सोचिए मत, अपने मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों का फैलाइए, जो उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो ये तो था आपके लिए। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है केंद्रीय प्रशासन, यानी शिवाजी ने जो शासन किया था तो उनमें क्या प्रशासन उन्होंने लागू किया था, क्योंकि वो अपने आप को महाराजा घोषित कर चुके थे, राज्याभिषेक किए थे, जिसमें उन्होंने गरीबों में अपार धनों की जो है बरसात किया था। तो उसके बाद उन्होंने प्रशासन भी संभाला था। तो उनके प्रशासन में क्या खासियत थी, उन्होंने कैसे अपने प्रशासन को चलाया था, उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, यानी मराठा प्रशासन में, ठीक है। ये जो टॉपिक है हमारा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं शिवाजी केवल एक महान सम्राट, निर्मित और विजेता ही नहीं थे, बल्कि वह एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने शासन की नींव प्राचीन हिंदू परंपराओं के तथा शासन पद्धति के ठोस सिद्धांतों पर रखी थी। शासन को बड़े बड़े अच्छे ढंग से चलाया था उन्होंने। वास्तव में उन्होंने एक ऐसी सुदृढ़ शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी जिससे उसकी उत्तराधिकारियों ने भी 1 शताब्दी से अधिक समय तक अपनाए रखा। शिवाजी के नागरिक और सैनिक प्रबंधन की मुख्य विशेषता उन्होंने खुद ही कहा है, जिसमें GS सरदेसाई ने साफ शब्दों में कहा था कि शिवाजी के प्रशासनिक कदम अपने युग से बहुत आगे थे, यानी जिस युग में वो रह रहे थे उस युग से वो काफ़ी अलग सोचते थे, और उनका प्रशासन चलाने का ढंग भी एक अलग ही पद्धति को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सबसे पहले तो यही आता है केंद्रीय शासन। देखिए, केंद्रीय शासन में राजा होता है, और राजा तो जो है शिवाजी खुद ही थे, ठीक है। राजा केंद्र शासन का सर्वोच्च होता है, और वह कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका संबंधित सभी कार्य करता है। वो जिसे चाहे उसे पद से हटा सकता है और किसी को भी किसी भी पद पर नियुक्त कर भी सकता है। परंतु इतना होते हुए भी वह निरंकुश शासक नहीं था। वह अपने राज्य का कार्य अष्टप्रधान की सहायता से चलाया करता था। मंत्री राजा के शासन के कार्य के विषय में परामर्श देते थे, परंतु उसके परामर्श को मानना या न मानना राजा पर निर्भर होता था। सभी मंत्री उसके प्रति हमेशा उत्तरदायी होते थे। उसके बाद था अष्टप्रधान। राजा कार्यों में राजा की परामर्श तथा सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों को एक मंत्री परिषद थी।
इस अष्टप्रधान कहा जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी और अष्टप्रधान के मंत्रियों तथा उन कार्यों का वर्णन इस प्रकार से होता है। अब 8 जो मंत्री थे उनके कौन कौन होते थे, उसमें सबसे पहले तो पेशवा होते थे। केंद्रीय शासन के प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। वह राजा की अनुपस्थिति में उसके प्रांत के रूप में कार्य करता था। ठीक है, यानी उसके जो अगर राजा नहीं है वहाँ पर तो प्रधानमंत्री ही सारे कार्यों को देखता है। वो राजा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी के कार्यों को देख रेख करता था। सभी सरकारी पत्रों पर राजा की मोहर के नीचे पेशवा की मोहर भी लगाई जाती थी। उसके पश्चात था न्यायाधीश। ये हम अष्टक प्रदान कर रहे हैं, उसमें दूसरा जो था न्यायाधीश, वह न्याय का सबसे बड़ा ही मंत्री होता था और न्याय संबंधी विषय में राजा के बाद उसी का स्थान था। वह हिंदू कानूनों के अनुसार दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे का भी निर्णय लिया करता था। उसके पश्चात था सेनापति। सेनापति जो होता था, सेना का प्रमुख सेनापति कहलाता था। राज्य की सेना का सारा उत्तरदायित्व उसी के ऊपर होता था। वह युद्ध के समय युद्ध की योजना बनाता था। उसके अतिरिक्त सेनाओं को भर्ती करना तथा सेना में अनुशासन बनाए रखना उसके मुख्य कर्तव्य होते थे। उसके बाद जो चौथा जो था वो सुमंत था। वह विदेश मंत्री था। उसे दवीर भी कहा जाता था। वह राजा के विदेश से संबंधित कार्य में परामर्श दिया करता था। उसके अन्य मुख्य कार्य विदेशी राजदूतों को स्वागत करना और विदेशी समाचार की जानकारी प्राप्त करना तथा विदेश में राज्य के गौरव को बढ़ाना, ये जो था सुमंत का काम होता था। उसके बाद 5वां जो था अमात्य होता था। अमात्य वित्त मंत्री के रूप में कार्य करता था। राज्य की सारी आय व्यय का हिसाब किताब उसके पास ही होता था। वह सरकारी आय व्यय की जांच पड़ताल करके राज्य के सम्मुख रखता था। धन संबंधित सभी कागजों पर उसके हस्ताक्षर होते थे। उसके बाद था सुरुनवीस, उसे हम चिटनिस भी कहते थे। वह राजा की दिनचर्या तथा सरकारी घटनाओं की रिकॉर्ड अपने पास रखता था। राजा को षड्यंत्रों से बचाने के लिए वो सभी नियंत्रण पत्रों को पूरा निरीक्षण भी किया करता था। उसके बाद है 7वां पंडितराव। धार्मिक कार्य के प्रधान को पंडितराव कहा जाता था। उसके मुख्य कार्य राज्य की ओर से ब्राह्मण का आदर करना और पुरस्कार देना था। इसके अतिरिक्त वह धार्मिक झगड़ों का निर्णय करता था तथा जनता को सदाचारी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित भी करता था। उसके बाद था सचिव। यह एक प्रकार का सुपरिटेंडेंट था। इसका कार्य सरकारी पत्रों को पांडुलिपित उचित ढंग से तैयार करवाना था। इसके अतिरिक्त वह प्रगणों के हिसाब किताब की जांच पड़ताल भी किया करता था। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की कुछ विशेषताएं भी थी। न्यायाधीश अमात्य और पंडितराव के अतिरिक्त से सभी मंत्रियों को आक्रमण के समय सैनिक कार्य का संपन्न करने के लिए वो कहा जा सकता था, यानी वो सैनिक कार्यवाही के में भी जो है भागीदारी हो सकते थे। उसके बाद था प्रांतीय शासन प्रबंधन। ठीक है, जो प्रांतीय शासन प्रबंधन था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने प्रशासन की सुविधाओं के लिए अपने साम्राज्य के 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। इन प्रांतों में 3 अच्छी तरह से संगठित थे। प्रांत का नामकरण दिशाओं के आधार पर किया जाता था। प्रांत सूबेदारों के अधीन थे। शिवाजी का 4 प्रांतों का वर्णन कुछ इस प्रकार से था। पहले था उत्तरी प्रांत यानी नॉर्दर्न प्रोविंस। इस प्रांत में डंग, बंगलान, दक्षिण सूरत, कोली प्रदेश, उत्तरी मुंबई, कोणार्क और पुनावर्ती दक्षिण आदि आते थे। मोरत त्रिवक्कम पिंगल इस प्रांत के सूबेदार था। उसके बाद था दक्षिण प्रांत। दक्षिण प्रांत में दक्षिण मुंबई, समामतवाड़ा, कोणार्क, उत्तरी कन्नड़ा में इसी समुद्री भाग इस प्रांत में सम्मिलित थे। इसका सूबेदार जो था अनाजी दंत था। दक्षिण पूर्वी प्रांत जो थे साउथ ईस्ट प्रोविंस, इस प्रांत में सतारा, कल्याणपुर, बेलगांव, धारावाला तथा कोपाली आदि जिले सम्मिलित थे। यह प्रांत दत्तों से पंत के अधीन हुआ करता था। उसके बाद था मैसूर प्रांत। मैसूर प्रांत जो थी इस प्रांत में तमिलनाडु के कुछ प्रदेश के अतिरिक्त आधुनिक कर्नाटक का उत्तरी, पूर्वी और मध्य भाग सम्मिलित था। यह प्रांत शिवाजी ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में विजय हासिल किया था और इसका शासन सेना के अधीन ही था। उसके पश्चात था स्थानीय शासन प्रबंधन। शिवाजी के स्थानीय शासन प्रबंधन की मुख्य विशेषता कुछ इस तरह से थी। शिवाजी के स्थानीय शासन की हमें विस्तृत जानकारी नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने शासन सुविधाओं के लिए प्रांतों की परगणे, तोहफे और गांव में विभाजित भी किया था। पहला तो उनका था परगणे। शिवाजी के समय प्रांतों को अलग अलग परगणों में विभाजित किया गया था। परगणों का मुख्य अधिकारी जो होता था कलेक्टर कहलाता था। उसकी स्थिति आधुनिक जिला अध्यक्ष के समान ही थी। वह अपने अधीन परगणों में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। वह छत्रपति के
आदर्शों को अपने प्रगणों में लागू भी करवाता था। उसके अधीन एक छोटी सी सेना भी होती थी। इसके कार्यों की देखभाल सूबेदार द्वारा भी की जाती थी। उसका था तर्फ। शिवाजी के समय प्रगणों में आगे तर्फों में विभाजित थे। प्रत्येक तर्फ का मुखिया हवलदार कहलाता था। वह अपने अधीन तर्फ में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दायी होता था। इसके कार्यों की देखभाल जो होता था कलेक्टर द्वारा की जाती थी। उसके बाद था गाँव। शिवाजी के समय में प्रशासन की सबसे छोटा इकाई गांव कहलाती थी। ठीक है, गांव का मुखिया जो था पटेल कहलाता था। वो गांव के सभी विकास कार्यों को देखभाल भी करता था। शिवाजी के समय सरकार द्वारा उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। पटेल गांव के मुख्य राजस्व एकत्र करता था और गांव का प्रशासन चलाने में पंचायतें पटेल की महत्वपूर्ण योगदान देती थी। अगला टॉपिक है हमारा क्या, न्याय व्यवस्था। शिवाजी की न्याय व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि कानूनी लिपिबंद नहीं था। कह सकते हो कि शिवाजी का जो कानून व्यवस्था था वो त्रुटिपूर्ण था, यानी उसमें गलतियां बहुत थी। वैसे राज्य में कई प्रकार के न्यायाधीश स्थापित थे। सबसे बड़ा न्याय हाजिर मजलिस कहा जाता था। बड़े बड़े मुकदमे की अपील न्यायाधीश सुनता था और गांव में छोटे छोटे दीवान मुकदमे का निर्णय पंचायतें किया करती थी। कानून लिपिबंद न होने के कारण निर्णय प्राचीन हिंदू परंपराओं के अनुसार होती थी। दंड कठोर थे। अपराधियों का अपराध स्वीकार करवाने के लिए बड़ी निर्दयता से गर्म लोहे तथा उबले हुए पानी से कष्ट पहुंचाया जाता था। तो कह सकते हो कि जो इनके समय में जो था शिवाजी के समय में न्याय प्रणाली नहीं थी, तो पुराने समय का जो न्याय प्रणाली थी उसी को लेके ये चल रहे थे। ठीक है, तो कह सकते हो इनके जो न्याय प्रणाली थी वो त्रुटिपूर्ण थी। उसके बाद था वृत्तीय व्यवस्था। शिवाजी की वृत्तीय व्यवस्था को उच्च कोटि की थी। वृत्त के महत्व को समझते उन्होंने राज्य के वित्त व्यवस्था को बड़े ही सुंदर ढंग से संगठित ही किया था और आय के साधन बढ़ने का प्रत्येक संभव पग उठाया करते थे। उनके अधीन राज्य के आय का मुख्य साधन भूमि कर, चौथा, सदरमुखी, व्यवसाय कर, चुंगी आदि थे। संक्षेप में उनकी वित्त व्यवस्था का रूपरेखा कुछ इस प्रकार का था। सबसे पहले तो यही आता है भूमि कर प्रणाली, द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। शिवाजी के प्रशासन काल से पहले जो होता था महाराष्ट्र में किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। एक तो उपज में सरकार का भाग निश्चित नहीं था, दूसरे देश मुखों और देश पांडव आदि कर उगाने के वाले राज्य अधिकारी कृषकों को बहुत परेशान किया करते थे। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए शिवाजी ने भूमि कर प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। सबसे पहला परिवर्तन तो यही था कि भूमि कर संबंधी इकाई का कर्मचारी, यानी भूमि कर व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए शिवाजी ने राज्य की भूमि को अनेक भाग में बांट रखा था, जिनके मुखिया अलग अलग अधिकारी होते थे। ठीक है, भूमि कर संबंधी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत और सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। प्रांत का मुख्य अधिकारी सूबेदार, प्रगणे का मुख्य अधिकारी कलेक्टर तथा गांव का मुख्य अधिकारी पटेल कहलाता था। इन अधिकारियों को अतिरिक्त राजस्व विभाग में कई अन्य कर्मचारी भी होते थे जो मुख्य अधिकारियों की सहायता करते थे। इन कर्मचारियों में कार, कून और कमावासीदार प्रमुख हुआ करते थे। उसके पश्चात भूमि निर्धारण। देखिए, कोई भी सरकार के लिए भूमि निर्धारण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। शिवाजी ने सर्वप्रथम अपनी भूमि कर प्रणाली में सुधार किया। उसने जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथाओं को समाप्त करके रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ कर दी। इस प्रथा का द्वारा सरकार और कृषक के मध्य सीधा संपर्क हो गया था। इसके अतिरिक्त सारी भूमि की जो पैमाइश करवाई गई। कुछ उपज की उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए भूमि को 3 भागों में बांटा गया। हमने हर जगह देखा था वो भाग जो है भूमि को 3 भागों में ही बांटते थे, उत्तम भूमि, मध्य भूमि तथा हीन भूमि। ये आप जहाँ भी पढ़ोगे यही आपके जो है बात सामने आता है कि उत्तम भूमि में जो होती थी अच्छी उपज होती थी, मध्य भूमि में कम उपज की थी और जो हीन भूमि थी वो बंजर सी समान मानी जाती थी। जो है भूमि के प्रकार अथवा उपज को निश्चित किया गया था। बाग वाली भूमि के उपज का आधा भाग पर्वतीय भूमि को साधारण कर लिया जाता था। कृषकों का जो है चावल की उपज का 2/5वां भाग कर के रूप में देना पड़ता था। राज्य की आय का मुख्य साधन जो होता था भूमि कर ही होता था। कर उगाने का काम सरकारी कर्मचारी करते थे। फसल काटने के समय वे मौके पर पहुँच कर एकत्र कर लिया करते थे। इन कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता था, इसलिए वे किसानों को तंग नहीं किया करते थे। ठीक है, जब कहते हैं ना सरकार में अगर सभी को व्यवस्था सुचारू रूप से चलता है तो किसी को तंग करने की ऐसी नौबत ही नहीं आती है और उनको कोई तरह का तकलीफ भी नहीं होता है। लेकिन कुछ आलोचना भी है इनके। कुछ विद्वानों ने शिवाजी की भूमि कर प्रणाली की कड़ी आलोचना भी किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार फॉर मतानुसार शिवाजी को समय कृषकों की दशा अत्यंत शोचनीय थी।
अब देखिए सभी इतिहासकार अपने अपने विचारधारा रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना विचारधारा, क्योंकि उस समय की जो लेख थी इतनी जो लिखी नहीं गई, जिसकी वजह से सभी जो है राइटर अपने अपने मत दे रहे हैं। ठीक है, उनसे कर वसूल करते समय बड़ी ही कठोरता से काम लिया जाता था। इसके विपरीत आधुनिक इतिहास इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कथन है कि शिवाजी किसको के किस हितों का विशेष ध्यान रखा करते थे। ठीक है, संकट में उन्हें राज्य की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। अकाल की स्थिति में उनका कर माफ़ कर दिया जाता था। इसमें डॉक्टर एस सेन ने लिखते हैं कि जो लोग नए सिरे से कृषि कार्य आरंभ करते थे उन्हें राज्य की ओर से बीज और पशु दिए जाते थे। इनका मूल्य बाद में आसान किस्तों पर लिया जाता था। तो स्पष्ट है कि शिवाजी के समय कृषक सुखी एवं समृद्ध थे। तो क्योंकि अगर हम उनको शिवाजी को अगर हम देखते हैं कि उनकी माता का बहुत बड़ा प्रभाव था, तो ऐसे तो बहुत से राइटरों ने गलत भी बात बताई है कि वो बहुत ही कठोरता से जो है लगान इकट्ठा किया करते थे, क्योंकि वो तो सबसे पहले धार्मिक थे। तो धार्मिक लोग इतना कठोर हो नहीं सकते, ये तो साफ देखा जा सकता है। और शिवाजी के बहुत से कार्य भी हैं जिससे ये पता लग सकता है कि वो ऐसे कठोरता के वो नहीं मान्यता देते थे, क्योंकि उनका विचार था कि भूमि कर लेना सरकार की हित में है, लेकिन इतना भी हमें नहीं सताना चाहिए कि वो विवश हो जाएं और उनको मरने के कगार पे आ जाएं। तो ये तो चलिए सभी इतिहासकार का अपना विचारधारा है, हम उनके विचारधाराओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो है कंक्लूजन उसी पे हमें विश्वास रखना चाहिए। उसके पश्चात था आय के अन्य साधन। भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय के अन्य अनेक साधन थे। इसमें ज़्यादा था जो था सरदेशमुखी तथा चौथ मुख्य थे। सरदेशमुखी कर महाराष्ट्र के जागीरदार देते थे। यह कर उनकी आय का 10वां भाग होता था। चौथे के विषय में इतिहासकार में मतभेद पाए गए हैं। रणोडे के अनुसार कथानुसार चौथे एक ऐसा कर था जो मराठे किसी प्रदेश को किसी अन्य शक्ति के आक्रमण से बचने के लिए वसूल करते थे, परंतु जदुनाथ सरकार उनके इस कथन के सत्य नहीं मानती है। उनके विचार में चौथा किसानों के प्रदेश के बाह्य शक्ति के आक्रमण से बचने के लिए नहीं, अतः मराठों को अपनी लूट से सुरक्षा के लिए अदा किया जाता था। चुंगी कर तथा व्यवसाय कर से भी राज्य को अच्छी आय हो जाती थी। तो चलिए इसमें तो सभी के अपने अपने विचारधारा है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। उसके पश्चात था सैनिक प्रबंधन। देखिए कोई भी शासन को चलाने के लिए जो है सैनिक प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। सैनिक ही जो होते हैं जो किसी भी प्रशासन चलाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहते हैं शिवाजी सम्राट की सुरक्षा के लिए सेना के महत्व को भली भांति समझते थे, इसलिए उन्होंने एक विशाल तथा सख्त सेना का गठन भी किया था, जिसमें जो 45,000 घुड़सवार थे, ठीक है, और 1 लाख पैदल थे और 3,000 ऊँट तथा 1,000 के साथ लगभग हाथी थी। नौसेना उनके सेना का प्रमुख अंग थी। तो कह सकते हो कि सबसे पहले तो हम पैदल सेना के बारे में जानते हैं कि आखिर इसमें क्या था। शिवाजी की पैदल सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे, परंतु पैदल सेना के विषय अंग में केवल 200 चुने गए मालवी युवक थे। ये वीर तथा साहसी सैनिक सदा प्राण हथियार पर लिए घूमते थे, या प्राण जो था हाथों पर लेके घुमा करते थे। वो कई टुकड़ियों में विभक्त थे। सबसे छोटी टुकड़ी 9 सैनिकों की होती थी। इसके मुख्य को नायक कहते थे। नायक से बड़ा सैनिक अधिकारी हवलदार कहलाता था। उसके दिन 5 नायक होते थे, 2 अथवा 3 हवलदारों पर एक जुमलदार होता था, तथा इसी प्रकार जो था जुमलदारों पर 1 हजारी तथा 1 हजारी के ऊपर 7 हजारी नामक सैनिक अधिकारी होते थे। पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सर ए नौबत कहलाता था, यानी इसको हम क्या कहते थे, सर ए नौबत। उसके बाद था घुड़सवार। घुड़सवार सैनिक शिवाजी के सेना का जो है महत्वपूर्ण अंग थे। उनकी सेना में घुड़सवारों की लगभग जो है 45,000 थी, संख्या लगभग 45,000 थी। इस सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार होते थे। एक होते थे बाड़गीर तथा एक होता सिलेदार। बाड़गीर राज्य की ओर से वेतन तथा जो है समृद्ध सामग्री प्राप्त करते थे। सिलेदार अपने घोड़े तथा शस्त्रों का स्वयं प्रबंधन करते थे। इस सैनिक के प्रबंधन को बदले उन्हें राज्य की ओर से निश्चित धनराशि मिलती थी। घुड़सवार सेना को पग कहते थे। पग कई टुकड़ियों में विभक्त थे। सबसे छोटे टुकड़ी जो था 25 सैनिकों की होती थी, उसे वर्गीर कहा जाता था। यह टुकड़ियाँ हवलदार के अधीन होती थी। 5 हवलदार का जुमलदार होता था। 10 जुमलदारों के ऊपर 1 हजारी नामक सैनिक अधिकारी नियुक्त था। उसके अधीन कुल 1,250 वर्गीर थे। घुड़सवार सेना का सबसे बड़ा अधिकारी 5 हजारी कहलाता था। शिवाजी घुड़सेना जो थी प्रायः शत्रु पर बिजली की तरह टूट पड़ती थी और देखते ही देखते अदृश्य हो जाती थी, यानी उनमें काफ़ी जो था सशक्त जो थी भरी पड़ी थी। उसके बाद था नौसेना। शिवाजी की नौसेना की व्यवस्था भी की हुई थी। शिवाजी ने
कि नौसेना में लगभग जो है 4000 छोटे बड़े जहाज़ थे। उसकी जहाज़ बेड़ा कोलाबा और बंदरगाह में खड़ा रहता था। उसके बाद था इनका तोपखाना। शिवाजी ने अपनी सेनाओं में तोपखाने की भी व्यवस्था की थी। उनके पास 200 तोपें थी। तोपखाने के चालक प्राय विदेशी थे। उनके तोपखाने का संगठन इतना विशाल नहीं था जितना कि मुगलों के तोपखानों का था, परंतु फिर भी कभी जब मुगलों के विरुद्ध मैदानी लड़ाई लड़ी गई तो तोपखाने का प्रयोग किया गया और गोला बारूद बाहर से मंगवाए जाते थे। उसके पश्चात था हाथी सेना था ऊँट सेना। सभी इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिवाजी की सेना में हाथी और ऊँट दोनों ही थे, परंतु हाथियों तथा ऊँटों की संख्या के बारे में विभिन्न इतिहास के विचार भिन्न भिन्न होती है। जहाँ हाथियों की संख्या 125 से लेकर 1260 तक बताई जाती है, वहीं ऊँट की संख्या को 1500 से लेकर 3000 तक स्वीकार की जाती है। चलिए, ये तो अपने अपने मत है, अपने अपने विचारधारा है, हम इस पर कुछ भी कहना हमारे लिए कुछ न्याय संगत नहीं होगा। उसके बाद है पहाड़ी दुर्ग, हिल फोर्ट। शिवाजी के सैन्य जो है संगठन में पर्वतीय दुर्ग का विशेष महत्व था। महाराष्ट्र पर्वतीय प्रदेश दुर्गों में अलंकृत था। मराठी इन दुर्गों को अपनी माता के समान प्यार किया करते थे। शांति काल में वे इस दुर्गों में स्थित सैनिकों के लिए भोजन तथा घोड़े के लिए चारे का प्रबंधन करके अपनी आजीविका कमाते थे। युद्ध के समय इन्हीं पहाड़ी दुर्गों में शरणत लेकर वे अपनी तथा अपने सम्मान की रक्षा भी किया करते थे। इसलिए मराठी इन दुर्गों की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च लुटाने को भी हिचकिचाते नहीं थे। प्रत्येक दुर्ग 3 मराठी अधिकारी के अधीन होता था। इन तीनों अधिकारी का पद समान होता था, परंतु इन तीनों अधिकारी की जाति भिन्न होती थी। इस कारण प्रत्येक दुर्ग अधिकारी दूसरे दोनों दुर्ग अधिकारियों के गतिविधियों पर दृष्टि रखता था, यानी उन पर दृष्टि रखना ही इनका कर्तव्य था। वह विधान बहुत ही सफल रहा। इसे किसी भी दुर्ग अधिकारी का शत्रु के साथ मिल जाना लगभग असंभव हो गया था। शिवाजी के सम्राट में लगभग 300 पहाड़ी दुर्ग थे। उसके बाद था सेना का अनुशासन। देखिए, शिवाजी का सैनिक अनुशासन भी बड़ा ही कठोर था। ठीक है, लड़ाई में अपने साथ कई सैनिक शस्त्र, दास तथा नर्तकियां नहीं ले जाया करते थे। ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, क्योंकि स्त्री, दास और नर्तकी कभी भी जो है किसी भी शासक के लिए जीत का सबब नहीं बन सकता। ऐसा करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी वो मृत्यु दंड देते थे अगर कोई भी ऐसे कर्म करते थे। कायरता दिखाने वालों को भी वो कठोर दंड दिया करते थे। यदि कोई सैनिक अपने किसी उच्च अधिकारी की आज्ञा का पालन नहीं करता था तो उसे सख्त दंड दी जाती थी। शिवाजी ने अपने सैनिकों को इस बात का भी निर्देश दिया हुआ था कि वे स्त्री, बूढ़ों तथा बच्चों को तंग न करें। वो किसी भी धर्म के न्याय, धर्म स्थान तथा धार्मिक पुस्तक का अपमान नहीं कर सकते। ये इनके लिए बहुत ही उचित बात थी, क्योंकि हर धर्म को मानना, हर धर्म के बारे में, क्योंकि धर्म, देखिए दोस्तों, ये बात होती है कि धर्म में देखिए उनको भी मानने वाला करोड़ों होते हैं और आपके धर्म को भी मानने वाला लाख करोड़ों होते हैं। तो किसी दूसरे के धर्म को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी धर्म के सामने नतमस्तक होते हैं और हम भी अपने धर्म के सामने नतमस्तक होते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो भी अपने धर्म को इतना प्रायोरिटी देते हैं जितना हम देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि किसी भी धर्म का अपमान न करें, सभी धर्म के प्रति जो है आदर रखें। ठीक है, और सभी धर्मों को जो है सम्मान दें, और सब धर्म जो है एक सामान्य है, और यही कर जितना धर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही धर्म उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो धर्म के प्रति किसी तरह के जो है बात, अफवाह न फैलाएं, कूटनीतियों को न फैलाएं। इससे क्या होता है, हमारा देश जो है बिगड़ जाता है। हमारे देश में जो है सांप्रदायिकता प्रॉब्लम आती है, और इसी का फ़ायदा जो है आज जो है हमारा दुश्मन देश उठा रहा है। वो क्या करते हैं, हमें उनको पता है कि हम सांप्रदायिक बातों पे लड़ते झगड़ते हैं, तो वो ऐसे ऐसे बातों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिससे वो सांप्रदायिक दंगा फसाद करवा देते हैं। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए कि धर्म सभी जो है सर्वोच्च है, क्योंकि सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म को उच्च समझते हैं। तो हमें भी समझना चाहिए कि सभी धर्म सामान्य है, उनके लिए पवित्र है। ठीक है, कोई भी किसी धर्म के प्रति कमेंट नहीं करना चाहिए और ना उनके प्रति कभी असक्त होना चाहिए। सभी धर्म जो है सभी के लिए बहुत ही प्रिय होता है। और विदेशी जो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश जो है बेकार हो जाए, उनकी बातों पर कभी नहीं आइए। कभी ऐसे, अगर आपके मोबाइल में भी व्हाट्सएप पे आता है, जहाँ भी आता है उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करना ही आपके हित में है और ऐसे करने हमारा जो है देश के हित में है और हमें एकता के सूत्र में बांधने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जो शिवाजी ने भी ऐसा ही किया कि सभी धर्मों के पुस्तक को अपमान नहीं किया करते थे, वो सभी धर्मों को सामान्य माना करते थे। उसके बाद युद्ध विधान। शिवाजी ने
खुले मैदान में डट कर शत्रु का सामना करने की अपेक्षा गुरिल्ला युद्ध विधि अपनाई, क्योंकि गुरिल्ला विधि अपनाने के कारण ये भी था कि जहाँ पर वो लड़ते थे वहाँ पर जो शिक्षा ली थी वहाँ पर काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र था, और पहाड़ी क्षेत्र में डायरेक्ट किसी दुश्मन पे अटैक करना संभव नहीं था, इसलिए वो गुरिल्ला युद्ध को काफ़ी प्रायोरिटी देते थे। उनके सैनिक अचानक शत्रु पर आक्रमण करके भाग जाते थे। वैसे भी पहाड़ी प्रदेश होने के कारण शिवाजी के लिए यह युद्ध विविध उपयुक्त थी। इस विधि के कारण उन्हें सैनिकों का अभाव नहीं घटकता था, यानी इसमें जो है आक्रमण करे और भाग जाना, इससे सैनिक कम भी होगा फिर भी उनको जीत उनके साथ में होती थी। उसके बाद था वेतन तथा पुरस्कार। देखिए, सैनिकों को प्रोत्साहित करना हर एक जो है सरकार और हर एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। इससे सैनिक जो होते हैं बहुत ही दृढ़ता साथ और बहुत विश्वास के साथ जो है युद्ध करते हैं। सैनिकों को उचित एवं नगद वेतन मिलना था। 1 हजारी का वार्षिक वेतन 1000 हुन था, 5 हजारी को 2000 हुन वार्षिक वेतन मिलता था। वेतन के अतिरिक्त सैनिकों को अपनी अद्वितीय सेवाओं को उपलब्ध में पुरस्कार भी मिलते थे। युद्ध में मरने वाले सैनिकों के परिवार को सहायता भी दी जाती थी। सच तो यह है कि शिवाजी ने कुशल शासन प्रबंधन की नींव रखी थी। केंद्रीय सत्ता शिवाजी के अपने हाथों में थी। उनकी सलाह तथा सराहना के लिए अष्टप्रधान नामक सभा भी थी, जिसका मुखिया पेशव कहलाता था। स्थानीय प्रबंधन उच्च कोटि के का था और वित्तीय विभाग का कार्य बड़ी दक्षता के साथ चलाया जाता था। शिवाजी एक प्रभावशाली जो संगठनकर्ता थे। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म के सरकार संबंधी सिद्धांतों को पुनः स्थापित किया था। अपने प्रदेश को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जनता के हित तथा राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उच्च परंपरागत आरंभ भी किया। उनका सैनिक संगठन भी असैनिक प्रशासन की भांति पुण्य रूप से सफल सिद्ध हुआ। सच तो यही है कि उनके अधीन शासन ने जनता की प्रसन्नता और हित की प्रोत्साहित ही किया। ठीक है, देखिए इसमें जो है शासक के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। महान शासक प्रबंधन। देखिए, शिवाजी उच्च कोटि के शासन प्रबंधन थे। उन्होंने अपनी जनता की आवश्यकताओं को समझा तथा उनके अनुसार अपनी प्रशासनिक ढांचे में भी अवश्य परिवर्तन भी किए। उन्होंने जो है प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति किया। प्रत्येक प्रधानमंत्री के अधीन एक जो है पृथक विभाग होता था। प्रांत तथा ग्रामीण प्रबंधन की भी उचित व्यवस्था होने किया। उन्होंने कृषि की उन्नति के लिए भी प्रयास किया। सारी भूमि को पैमाइश करवाई गई और फिर भूमि का नियमित किया गया। ऐसे सभी कार्य करने में उन्होंने किसी अन्य शासन प्रणाली का अनुसरण नहीं किया, बल्कि इस निजी आदेशों में ढाल लिया। इसमें बहुत से जो है इतिहासकार अपने विचारधारा रखते हैं। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने साफ शब्दों में उन्होंने लिखा था और कहा भी था कि कई बात में शिवाजी का प्रशासन प्रबंधन मूलों की शासन व्यवस्था से भी काफ़ी कुशल तथा श्रेष्ठ थी। तो बात तो सही भी थी कि उन्होंने काफ़ी अच्छा शासन प्रबंधन भी किया था। उसके बाद कर्तव्यपरायण शासक। शिवाजी एक कर्तव्यपरायण शासक थे। वह निरंकुश अवश्य थे, परंतु वह अपने आप को सदा जनता का ऋणी मानते थे। प्रजा के हितों का ध्यान रखना वह अपना परम कर्तव्य समझते थे। समझ वह शेषासुरी को इस शब्द में विश्वास रखते थे कि बड़े को सही शोभा देता है कि वे सदा क्रियाशील रहे। इसी कारण शिवाजी भी अधिकतम प्रजा हितैषी कार्य में व्यक्त रहते थे। वह शासन की छोटे से छोटे बात भी परिचित रहते थे। इसी प्रकार वह सैनिक और असैनिक कर्मचारी की गतिविधियों का भी ध्यान रखते थे। यही प्रयास था कि जनता का अहित न हो सके, यानी उनका हमेशा प्रयास होता था कि जनता को किसी प्रकार कोई तकलीफ न हो। उसके बाद निष्पक्ष शासक। शिवाजी रणजीत सिंह तथा अकबर की भांति ही निष्पक्ष शासक थे। उन्होंने नौकरियां देते समय रंग, धर्म और तथा जाति सभी कभी प्रेरणा नहीं पाई, यानी कभी भी उन्होंने इस तरह के भेदभाव से नहीं किया। उनके अधीन पद योग्यता के अनुसार दिए जाते थे। उनके राज्य में अनेक जो है मुसलमान उच्च पदों पर नियुक्त भी थे, जो योग्यता के आधार पर ही चुने गए थे। तो कह सकते हो शिवाजी के जो शासन प्रणाली थी बहुत ही विशेष थी। ये मुगलों के साथ या महाराणा रणजीत सिंह किसी के साथ भी आप तुलना कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इनका प्रशासन था। ठीक है, और इनके कहते हैं शासन काल में लोग जो थे खुश काफ़ी थे। तभी तो शिवाजी का जो है नारा आज भी लगाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा टॉपिक है शिवाजी का प्रशासन वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है, आपको पढ़ाने का ढंग सही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने जो तिरपान स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया है, इसलिए तिरपान स्टडी सेंटर सदैव ही आपकी आभारी रहेगा। अगर आप भी तिरपान स्टडी सेंटर को आभार व्यक्त करना चाहते हो तो सोचिए मत, अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी लाइक कीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि जितना लाइक से सब्सक्राइब होगा मेरा जो है उत्साह उतना ही बढ़ेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई सिर्फ ये नहीं होता
कि मैं आपके लिए डाल दूं और आप क्या करो, देख के सिर्फ फ़ायदा उठा के चले जाओ। कहते हैं ना, कुछ ज्ञान लेते हो तो कुछ आपको देना भी पड़ेगा। ये दुनिया का रीत है। और जो व्यक्ति इन चीज़ों से दूर भागता है शायद वो कामयाब भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप जानते हो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपसे सिर्फ यही उम्मीद रहता है ना कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना तो आपके हित में होता है और लाइक मेरे हित में होता है। तो कहते हैं ना, दोनों अगर तालमेल बैठा के नहीं चलिएगा तो आगे जो है कैसे आपको जो है अगला वीडियो प्राप्त होगा, कैसे आप जो है थर्ड सेमेस्टर में मेरा उपयोग कर सकते हो, मेरा यूज़ कर सकती हो। अगर चाहते हो कि हम दोनों साथ साथ चलें, साथ साथ करें, तो एक लाइक ज़रूर करते रहना हमेशा, क्योंकि एक बटन दबा देने से आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरा जो है उत्साहहीन होता है। और उत्साह जब हीन होगा तो आपको पता ही है कि जब व्यक्ति का उत्साहहीन हो जाता है तो बिल्कुल वो टूट जाता है और वो कोई भी कार्य नहीं करता है। तो देखिए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं सिर्फ जो है मैं ही बना रहा हूँ और आपके लिए मैं ही देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों को ये भी चीज़ भी ज़रूरी है। तो मुझे उत्साहित करने के लिए अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और अपने जो है जो कॉलेज ग्रुप है उस पर भी लगाइए, जिससे दूसरा बच्चा भी फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय।